तो हमारी 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसका सेकंड चैप्टर है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो उस चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं कांग्रेस के डोमिनेंस की उस दौर के अंदर, कि काफ़ी लंबे वक्त तक कांग्रेस सत्ता में रहती है, कोई चैलेंज नहीं कर पाता है, हटा नहीं पाता है। एंड चैप्टर के स्टार्टिंग में एक कार्टून देखने को मिल रहा है। इसमें क्या है, पंडित नेहरू ही नेहरू को रोक रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है, डुअलिटी दिखा रहा है, ठीक है। वहाँ पर क्या है कि कन्फ्लिक्ट है, एक ही तरीके डुअल रूल के अंदर है कांग्रेस वहाँ पर। एक तरफ तो कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन लेती हुई दिखाई दे रही है, और दूसरी तरफ पंडित नेहरू ही रोक रहे हैं उस एक्शन को। तो ये कह सकते हैं कि इसका रिलेशन किस चीज़ से है। ये भी कह सकते हैं कि जो पंडित नेहरू है वो उस टाइम पे भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे और भारत के पहले विदेश मंत्री भी थे, ठीक है। फॉरेन मिनिस्ट्री भी उनके पास थे। जो फॉरेन पॉलिसी इंडिया की उस वक्त की इन्होंने फ्रेम करी, ठीक है, सारी। एंड जिसमें पंचशील का काफ़ी बड़ा रोल है एंड काफ़ी बड़ा सेटबैक साबित होती है वो पंचशील की जो नीति थी इनकी चाइना को लेके। ये वहाँ पर चाइना के इरादों को भाप नहीं पाते हैं, एंड बाद में काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस रहता है हमारा चाइना के साथ। 1962 की इंडो चाइना वॉर होती है जिसमें इंडिया हार जाता है, एंड कहीं ना कहीं ये बोला जाता है जिसका धक्का, काफ़ी गहरा धक्का पंडित नेहरू को लगा, उनकी इमेज को लगा, एंड 1964 में उनकी डेथ हो जाती है। तो अपनी 1947 में सरकार संभालने के बाद 1964 तक पंडित नेहरू भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। 16 साल से ज़्यादा मतलब एक तरीके से प्रधानमंत्री के पद पर वो रहे। तो ये क्या दिखा रहा है, डोमिनेंस दिखा रहा है। किसका डोमिनेंस दिखा रहा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। करीब 16 साल देश के प्रधानमंत्री रहने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, एंड उसके बाद भी कांग्रेस सत्ता में बनी रहती है। 1978 में जाकर कहीं एक ऐसी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट देखने को मिलती है हमें, जिसमें मोरारजी देसाई, जो पहले खुद कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे, वो वहाँ पर जनता दल अपनी सरकार बनाता है, उसमें प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद फिर कांग्रेस की वापसी देखने को मिलती है हमें। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये चैप्टर का इंट्रो था। अब हम शुरुआत करते हैं चैप्टर की, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। यहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एक स्पीच से, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, ठीक है। आपको एक बात हमेशा पता होनी चाहिए। एंड भारत के पहले न्याय, हम बोल सकते हैं कि लॉ मिनिस्टर थे, ठीक है। एंड बाद में 1951 में इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था अपने पद से। हिंदू कोड बिल पर कुछ असहमति थी इनकी पंडित नेहरू के साथ, एंड 1956 में इन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया था, ठीक है। तो कास्ट सिस्टम को बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज़ करते थे ये। जो हिंदू सोसाइटी है उसके पतन का कारण भी ये इसको मानते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं हीरो वर्शिप की बात कर रहे हैं कि हीरो वर्शिप आपको कहीं नहीं ले जाने वाली, आपको ख़त्म कर देगी एक तरीके से। जो हीरो वर्शिप का रास्ता है ना, वो बर्बादी की तरफ जाता है और डिक्टेटरशिप की तरफ जाता है। यहाँ पर ये बात हो रही है। अब हिटलर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पे मुसोलिनी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, गद्दाफी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये सब लोग क्या थे, इनके लोगों ने स्टार्टिंग में इन्हें बिल्कुल हीरो बना दिया, अपने सर आँखों पर बैठा लिया। बाद में हिटलर ने खुद को गोली मार ली, अपने देश को जंग में झोंक दिया, पूरा बर्बाद कर दिया जर्मनी को। सेम इटली के साथ मुसोलिनी करता है, एंड वहाँ पे तो इटली की जनता ही मुसोलिनी को मार देती है। सेम गद्दाफी को भी ऐसे मारा जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं इस वाले पार्ट के अंदर, जिसमें जिक्र मिलता है हमारे फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर का, ठीक है। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुकुमार सेन, ठीक है। कौन थे? सुकुमार सेन साहब थे। एंड भारत के अंदर जो पहले जनरल इलेक्शन हुए वो कब हुए? 1951 से 1952 के बीच, ठीक है। अक्टूबर 1951 में शुरू होते हैं और फरवरी 1952 तक ये इलेक्शन चलते हैं। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पर जिक्र है कि 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो जाता है। 24 जनवरी 1950 को उस पर साइन होते हैं, और एट द एंड इफेक्ट में आ जाता है 26 जनवरी 1950 से। तो जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनता है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एंड उसके जो हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे सुकुमार सेन साहब, ओके। तो अभी कुछ मज़ेदार बात पता चलेगी आपको यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पहले इलेक्शन का हाल है यहाँ पर, ये इस पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या मेंशन करा गया है कि 40 लाख ऐसी औरतों के नाम थे वोटिंग लिस्ट में, कि इसकी बीवी, उसकी बेटी, उसकी बहन, इस तरीके से नाम दर्ज थे 40 लाख औरतों के। तो सुकुमार सेन साहब ने कहा, अरे भाई ने डिलीट करो, ऐसे नहीं चलेगा और ढंग से लिस्ट बनाओ। तो 17 करोड़ जो रजिस्टर्ड वोटर थे, एलिजिबल वोटर्स थे, उनमें सिर्फ 15% पढ़े लिखे लोग थे,
कितना बड़ा आप बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पे लिटरेसी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग वाला जो चैप्टर है ना, वहाँ पे हम उसको लिंक कर सकते हैं। डेवलपमेंट कैसे होगा यार, पहले इतने सारे लोगों को हमें पढ़ाना है, शिक्षित साक्षर बनाना है, जो कंट्रीब्यूट कर पाएँ, ठीक है, देश के लिए। तो उस टाइम पे जो 17 करोड़ जो वोटर थे, इनको इलेक्ट करने थे 3200 MLA एंड 489 MP मेंबर ऑफ लोकसभा। तो इन 489 में से 364 1952 की इलेक्शन के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस जीतती है। कितना बड़ा नंबर है। उसके बाद ये नंबर और भी बढ़ता है, 1957 में 379 एंड उसके बाद जो इलेक्शन होता है उसमें 361। तो कैसे 300 पार का आंकड़ा लगातार यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये यहाँ पर 1952 का इलेक्शन, ये 1957 का इलेक्शन एंड ये 1962 का इलेक्शन एंड उसके बाद डेथ हो जाती है 1964 में नेहरू साहब की। इनके बाद फर्स्ट एक्टिंग पीएम हमें देखने को मिलते हैं गुलजार लाल नंदा साहब, ठीक है। एंड उसके बाद सेकंड पीएम हमारे कौन बनते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी कार्टून आया है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये भाई पहला इलेक्शन हो रहा है। यहाँ पर देखो कांग्रेस की कमेटी बैठी हुई है, कांग्रेस के बड़े प्रोमिनेंट लीडर है मोरारजी देसाई साहब, नेहरू, अब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये जगजीवन राम हैं शायद, ठीक है, ये कामराज हैं यहाँ पर, और काफ़ी बड़े नाम यहाँ पे बैठे हुए हैं कांग्रेस के, ठीक है। तो ये इनके पास ही इतने सारे लोग हैं, नेता है जो भाई अरे यार टिकट दे दो, तो कांग्रेस की टिकट को लेके मारा मारी है यहाँ पर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। ईवीएम का जिक्र देखने को मिल रहा है कि 90s में फर्स्ट टाइम पर ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था हमारे यहाँ पर, ठीक है। एंड फिर बाद में उसके बाद 2004 से पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। एंड ईवीएम की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। कई बार एक सिली मिस्टेक बच्चे कर देते हैं, इसको इलेक्शन वोटिंग मशीन पर टिक करके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्शन वोटिंग मशीन नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है एंड इसका इस्तेमाल पूरे देश में 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद से किया जा रहा है। आगे चलते हैं। भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर, इनका जिक्र यहाँ पे मिल रहा है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का, ठीक है। तो ये जो साहब थे स्कॉलर थे, काफ़ी इस्लामिक स्कॉलर भी रहे हैं एंड काफ़ी मतलब वैसे कट्टर इस्लामिक विचार नहीं थे इनके, ठीक है। देशभक्त थे, यहाँ पे मुस्लिम हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे। जो पार्टीशन को अपोज करा इन्होंने, टू नेशन थ्योरी को अपोज करा, और जो भारत की पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर भी थे एंड जो फर्स्ट मिनिस्ट्री थी इनके पास आई, एजुकेशन मिनिस्टर थे भारत के, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो कांग्रेस सिस्टम है, कांग्रेस सिस्टम की बात होती है, जो डोमिनेंस को शो करने के लिए एक वर्ड यूज़ करा गया है यहाँ पर, कांग्रेस सिस्टम। किसने यूज़ किया, रजनी कोठारी ने। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। मैं शायद क्लास में बता चुका हूँ आप लोगों को, फिर बता रहा हूँ। तो रजनी कोठारी ने फर्स्ट टाइम कांग्रेस सिस्टम वर्ड का यूज़ करा था। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो एक बार एनसीईआरटी खुद से रीड करो, देन इन वीडियोस को देखो, और कोई डाउट है तो उनसे पूछो। तो पहले इलेक्शन अक्टूबर 1951 से 19 फरवरी 1952 हुए। यहाँ पर कांग्रेस जीतती है काफ़ी बड़ी मेजोरिटी के साथ, क्लियर मेजोरिटी के साथ। तो यहाँ पर एक लैंडमार्क हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, कितने बड़े लेवल पे इलेक्शन करवाए गए एंड वो बोल सकते हैं बिना किसी ज़्यादा खास परेशानी के कंडक्ट हो गए हमारे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो आगे ये दिखाया गया है यहाँ पर कांग्रेस डोमिनेंस दिखाया जा रहा है 1952 से 1967, ठीक है। तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, हर जगह आपको येलो येलो देखने को मिलेगा। पूरा यहाँ पे कांग्रेस की लहर थी यहाँ पर पूरे एरिया, बस केरला को छोड़ के। इसके बारे में बात करेंगे ना, आज भी केरला एक तरीके से लेफ्ट का गढ़ माना जाता है। उससे पहले हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, यहाँ पर राजकुमारी अमृता कौर का जिक्र देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। गांधीयन विचारधारा से आती थी ये एंड इन्होंने क्या करा है कि ये भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर थी। 1957 तक वो इस पद पर रही, ठीक है, राजकुमारी अमृता कौर। अब हम आगे चलते हैं एंड यहाँ पर जिक्र मिलेगा हमें 1957 के अंदर ये कोलिशन की सरकार बनती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की। एंड ये वर्ल्ड हिस्ट्री में पहली बार हो रहा था कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन के अंदर, एक डेमोक्रेसी के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी,
ठीक है, वो वहाँ पर जीत कर अपनी सरकार बनाती है। ये पूरी दुनिया में पहली बार हो रहा था, वर्ल्ड हिस्ट्री में पहली बार हो रहा था। इनको 60 सीटें मिलती हैं कुल 126 सीटों में से, ठीक है। फिर कहोगे अरे सरकार कैसे, यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है ना, कोलिशन गवर्नमेंट बनी है। इनको 5 निर्दलीय उम्मीदवारों को सपोर्ट मिलता है, तो 65। एंड हमारे यहाँ पे कौन सा सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया, ठीक है। तो 63 इसका 50%, 63 एंड +1 64 सीट चाहिए थी सरकार बनाने के लिए, मिल गई 65। तो पहली बार ऐसा होता है। बट यहाँ पे कांग्रेस का डोमिनेंस दिखता है। कांग्रेस क्या करती है, आर्टिकल 356 लगा के इस सरकार को बर्खास्त कर देती है। कब, 359 में। आर्टिकल 356 लगा के 1959 में इस सरकार को बर्खास्त कर देती है। जो इसके सीपीआई के नेता थे EMS नंबूद्रीपाद, ठीक है, उनका नाम आपको रखना है। मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो, केरल के उस वक्त के लीडर थे सीपीआई के। तो इनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है वहाँ पर 1959 के अंदर। इंडिया के अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंशियल रूल एंड 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। प्रेसिडेंशियल रूल क्या है कि अगर कोई स्टेट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रही है, देन वहाँ के जो राज्यपाल साहब हैं वो सिफारिश करेंगे केंद्र को, राष्ट्रपति को, कि भाई ये जो साहब ये स्टेट है ये फंक्शन नहीं कर रही है संविधान के अनुसार, यहाँ पर जो सिस्टम है सही से काम नहीं कर रहा है। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। ओके, तो ये है आर्टिकल 356। तो ये 3 इमरजेंसी है, आपको याद रखनी है। 352 है नेशनल इमरजेंसी, अगर कोई बाहरी आक्रमण हो जाए या इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ जाए, काफ़ी बड़े स्केल पर राइट्स या आपको देखने को मिले कि गड़बड़ चल रही है देश के अंदर, तब ये लग जाती है। एंड इंदिरा गांधी ने यही लगा के 352 का इस्तेमाल करके इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी भारत के अंदर, जो आने वाले चैप्टर्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर सोशलिस्ट पार्टी का जिक्र है। पहले जो ये सोशलिस्ट पार्टी है ना, ये कांग्रेस के अंदर एक विंग हुआ करता था, CSP, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। 1934 में ये बना था, जिसमें जो नए लीडर थे, जिसमें राम मनोहर लोहिया साहब, आचार्य नरेंद्र देव साहब, ये सब हुआ करते थे। फिर बाद में क्या होता है कि ये अलग से अपनी सरकार बनाती है, क्योंकि उनको लगता है कांग्रेस अपने पद से भटक गई है। एंड इसमें सबसे हार्श क्रिटिसिज्म तो हमें राम मनोहर लोहिया साहब की तरफ से देखने को मिलता है। वो तो क्रिटिसाइज करते हैं मुस्लिम लीग के साथ साथ वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराते हैं भारत के बंटवारे का, और उनकी ओल्ड हो चुकी बूढ़ी लीडरशिप को लेके कि वो इतने अच्छे डिसीजन मेकर नहीं थे, तभी ये प्रॉब्लम आई। ये बात कह के क्रिटिसाइज करते हैं राम मनोहर लोहिया साहब। तो आचार्य नरेंद्र देव साहब का जिक्र यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये जो थे सोशलिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट हुआ, फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे इसके, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। एंड फिर बाद में ये सोशलिस्ट पार्टी में शामिल होते हैं। एंड काफ़ी प्रोमिनेंट लीडर्स के नाम यहाँ पे सोशलिस्ट पार्टी के आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। इसके अंदर मेन है अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण, सबसे इम्पोर्टेंट, आगे इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, राम मनोहर लोहिया, SM जोशी, ये सब लीडर हुआ करते थे। ओके, अब आगे चलते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पर, नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। तो क्या है कि दुनिया में और भी पार्टियों का डोमिनेंस था, अपने वहाँ पे इन्होंने सरकार बनाई, बट एक डेमोक्रेटिक तरीके से एक सरकार चुन के आई, एक मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर। वो एक अनोखी बात थी, ठीक है। चाइना के अंदर माओ क्रांति करते हैं तो 1 पार्टी, क्यूबा के अंदर फिदेल कास्ट्रो एंड चे गुवेरा क्रांति करते हैं, वो सिंगल पार्टी। सेम सीरिया के अंदर देखने को मिल रहा है। मैक्सिको के अंदर एक पार्टी लंबे टाइम तक हम सरकार बना के रखती है, ठीक है। म्यांमार के अंदर एक तरीके का एक सिंगल पार्टी रूल करती है वहाँ पर। तो क्या था, ये क्या शो करता है, यहाँ पर तो मिलिट्री का रूल भी देखने को मिलता है कई कंट्रीज़ के अंदर। तो कांग्रेस क्या थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को सबसे पहले बात तो सपोर्ट मिला इसके फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो इसने काम किया, ठीक है। भारत की आज़ादी में इसका योगदान, लोगों का टच था एक, ठीक है, रूट लेवल पे वहाँ पे कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे लोग वहाँ पर, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे सपोर्ट करा। तो वो डोमिनेंस दिखने को मिला हमें कांग्रेस का। बाद में वो डिक्लाइन हुआ, आज के हालात तो काफ़ी बदल चुके हैं, ठीक है। 100 सीट भी नहीं आई है, 2019 के अंदर 2 सीटें और भी कम थी। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। इसमें मैक्सिको की पार्टी एक PRI, उसका जिक्र देखने को मिलता है। 60 साल तक ये शासन करती है पार्टी अपने वहाँ पर, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी।
और एक तरीके की डिक्टेटरशिप थी ये। एंड इसी चीज़ को बाबा साहब क्रिटिसाइज करते हैं कि आपको हीरो वर्शिप नहीं करनी है, एक इंसान को लार्जर देन लाइफ नहीं बना देना है, देश से बड़ा नहीं बना देना है एक इंसान को, एक फिगर को, अदर वो डिक्टेटरशिप की तरफ लेके जाएगा आपको, एंड वो बर्बादी का रास्ता होगा। तो अगेन हमें यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जिक्र देखने को मिलता है। आप ये बॉक्सेस ज़रूर पढ़ें, ठीक है। इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ठीक है, इनकी बनाई पार्टी है, इसको याद रखना है आपको। फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये जो दलित SC STs हमारे यहाँ के जो दलित वर्ग था उसके लिए काम करती थी ये पार्टी, ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस रहता था इनका। एंड यहाँ पर इन्होंने 1951 में, मैंने बताया जैसे लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे भारत के पहले, ठीक है, नेहरू की कैबिनेट में थे ये, एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर की ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड हुआ करते थे। तो हिंदू कोड बिल पर इनके कुछ मतभेद हुए, नेहरू से उसका रिज़ाइन करते हैं। 1956 के अंदर ये बुद्धिज्म को ऑप्ट कर लेते हैं। इनकी जो बुक है एनाइलेशन ऑफ कास्ट, उसमें कास्टिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं, बताते हैं उसकी वजह क्या है। एंड ये कोर्ट एक स्टेटमेंट देते हैं कि जो भारतीय हिंदू समाज है वो ऐसा है कि उसमें 4 फ्लोर की बिल्डिंग तो है मगर कोई जीना नहीं है, कोई लिफ्ट नहीं है, मतलब जो जिस फ्लोर पे आ गया वो उसमें फंसा रहेगा पूरी ज़िंदगी। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है उस पर एक तरीके का इनका कमेंट था। यहाँ पर रफ़ी अहमद किदवई साहब का जिक्र मिल रहा है। भारत के पहले हम बोल सकते हैं कम्युनिकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे 1946 के दौर में, एंड जो इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी उसमें फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, ठीक है, 1952-54। तो ये काफ़ी अच्छे प्रोमिनेंट लीडर हुआ करते थे, यूपी रीजन से आते थे कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस द सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन, तो भाई जो कांग्रेस पार्टी है ना वो ना लेफ्ट में है ना राइट में, वो थोड़ा सेंटर में रहती है और लेफ्ट की तरफ झुकाव है उसका। तो जो सोशलिस्ट पार्टी थी ना वो तो खुद कांग्रेस वहाँ पे अपने आप को सोशलिस्ट कह के क्लेम करती थी कि हम मतलब गरीबों की पार्टी है कांग्रेस, ठीक है, उस चीज़ पे ध्यान देती थी। तो अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा कांग्रेस का। वैसे मैं बता दूं आपको कब बनी थी कांग्रेस। कांग्रेस 1885 में बनी थी, ठीक है। एक A.O. ह्यूम साहब थे एंड साथ में और हमारे लीडर्स थे, उनमें जो मेन फाउंडर थे A.O. ह्यूम थे। 1885 के अंदर कांग्रेस बनी थी। तो हम यहाँ पे CPI का जिक्र मिल रहा है, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि भाई एक डेमोक्रेसी के अंदर एक कम्युनिस्ट पार्टी जीत के सरकार बनाती है। तो यहाँ पे इसकी हिस्ट्री बताई गई है, कम्युनिस्ट पार्टी कब बनी, ये जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ एक तरीके से बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ रशिया के अंदर 1917 में। तो इससे इस विचारधारा का एक तरीके से हमें देखने को मिलता है, एमर्जेंस देखने को मिलता है ग्लोबल लेवल पर। अदर मार्क्स की तो थ्योरी थी, उसको प्रैक्टिकल करने का काम किसने किया, लेनिन ने किया। जो मार्क्स की विचारधारा थी उसको आगे बढ़ाया, ठीक है। एंड कम्युनिस्ट ने सपोर्ट करा यहाँ पे ब्रिटिशर्स को नाजीज के अगेंस्ट, नाजी जर्मनी के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये सब है। यहाँ पर A.K. गोपालन साहब का जिक्र देखने को मिल रहा है, कम्युनिस्ट लीडर फ्रॉम केरला, वर्कड एज कांग्रेस वर्कर इनिशियली। ज़्यादातर जो बड़े लीडर देखने को आपको मिलेंगे ना, क्या मिलेगा, कांग्रेस के डोमिनेंस का भी क्या है कि जो भी बड़ा लीडर देखने को मिल रहा है, कोई नई भी पार्टी बना रहा है, कहीं ना कहीं पे वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ था एक लंबे टाइम तक, ठीक है। मोरारजी देसाई जो एक फर्स्ट नॉन कांग्रेसी पार्टी के से मतलब PM बनते हैं जनता दल से, वो भी एक वक्त पर कांग्रेस के ही नेता हुआ करते थे, ठीक है। तो अब इस चीज़ से बेहतर समझ पाएंगे। एंड यहाँ पर क्या है, कांग्रेस में स्प्लिट हो जाता है, कांग्रेस कह रहा हूँ मैं, कांग्रेस में भी स्प्लिट होता है बाद में इंदिरा गांधी के टाइम पर, कांग्रेस O एंड कांग्रेस R, वो आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है, 1964 के अंदर एक आइडियोलॉजिकल रिफ्ट देखने को मिलता है, ठीक है। एक USSR था, दूसरा चाइना थे, दोनों कम्युनिस्ट थे बट विचारधारा अलग अलग थी। थोड़ा माओ को मानने वाले लोग थे, एक तरफ लेनिन को मानने वाले लोग थे। तो स्प्लिट देखने को मिलता है हमें कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर। तो CPI रह जाती है और दूसरा बनती है CPI-M, CPI मार्क्सिस्ट, और फिर दूसरी तरफ है CPI जो मानती है USSR की जो आइडियोलॉजी है उसको। कम्युनिस्ट ये लीडर, इनके बारे में बात कर चुका हूँ मैं। एंड ये जो स्प्लिट होता है आफ्टर द स्प्लिट इन द कम्युनिस्ट पार्टी इन 1964, ये CPI-M ज्वाइन करते हैं और स्ट्रेंथन करते हैं अपनी पार्टी को। यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे 1952 से, ठीक है। सिंहासन, यहाँ पर यहाँ पे मराठी मूवी है उसका जिक्र देखने को मिलता है। स्क्रीन प्ले विजय तेंदुलकर ने किया है, इसमें नीलू फुले, अरुण समायक इन्होंने एक्टिंग की है। 1981 के अंदर ये आई थी।
तो यहाँ पर क्या है, मुंबई दिनांक, ये दो नोवेल हैं अरुण संधू के, साधु के, सिंहासन और मुंबई दिनांक, इनसे इसे लिया गया एक तरीके से। तो आप इसे पढ़ लेना। अभी हम चलते हैं थोड़ा आगे। भारतीय जनसंघ का जिक्र देखने को मिल रहा है, टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस। तो ये चल रहा है, उस टाइम पे कॉलिशन का दौर भी शुरू नहीं हुआ था। स्टेट लेवल पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पर केरला के अंदर जैसे देखने को मिला। एक दौर आएगा जब कोलिशन गवर्नमेंट्स लगातार चलेंगी। कोलिशन गवर्नमेंट्स क्या है कि कोई भी पार्टिकुलर मेजोरिटी लेके नहीं आ पा रही है, एक दूसरे को सपोर्ट करके अपनी सरकार बना रहे हैं जोड़ तोड़ करके। तो जिससे क्या है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, स्ट्रेंथन नहीं, गवर्नमेंट उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रही है। वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डिसाइड करेंगे। सॉरी, क्या बोल रहा था मैं, कि हम उसको डिस्कस करेंगे, नॉट डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। भारतीय जनसंघ का जिक्र मिलता है बीजेएस का। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक तरीके से इसके प्रोमिनेंट लीडर थे। बाद में उनकी मृत्यु के बाद दीनदयाल उपाध्याय साहब इसको आगे बढ़ाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, दैन बात करें लाल कृष्ण आडवाणी, ये सब इससे आते हुए हैं। एंड जो आज की बीजेपी है उसकी जड़ें कहीं ना कहीं भारतीय जनसंघ से जुड़ी हुई है। भारतीय जनसंघ ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसके उत्तराधिकारी है आज की भारतीय जनता पार्टी। ये 1951 में बना था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसको बनाया था, इसके फाउंडर थे। ठीक है, एंड फिर बाद में दीनदयाल उपाध्याय साहब इसके करता धरता बनते। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इतना। 1952 के इलेक्शन में इन्हें 4 सीट मिलती है, 1952 में 3 सीट, 1957 में 4 सीट। तो कोई बड़ी ज़्यादा सफलता इन्हें मिल नहीं रही थी। पर इनको क्या है कि जो हिंदी बेल्ट के अंदर जो अपर कास्ट बोल सकते हैं हम स्पेशली, जो रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, उनसे इनको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा था वहाँ पर। ठीक है, अखंड भारत की मांग कर रहे थे, वापस से मतलब हिंदी की बात कर रहे थे कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, ये इनकी डिमांड थी वहाँ पर। ठीक है, यानी बिल्कुल पार्टीशन के खिलाफ थे, ये वापस से मतलब मर्ज करना चाहते थे देश को, तो वो सब था वहाँ पर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये इमरजेंसी ऑफ ओपोजिशन पार्टी, टग ऑफ वॉर यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि भाई कांग्रेस को ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रही है, आराम से चिल मूड में बैठे हुए हैं, और बाकी रस्साकशी चल रही है। टग ऑफ वॉर 29 अगस्त 1954 इज अ कार्टूनिस्ट इंप्रेशन ऑफ द रिलेटिव स्ट्रेंथ of the opposition and the government sitting on tree, and Nehru and his cabinet colleagues trying to topple the tree. The opposition leaders A.K. Gopalanacharya, Kripalani, N.C. Chatterjee, Shrikant Nair and Sardar Hukum Singh। तो ये सब लोग हैं यहाँ पर हिलाना चाह रहे हैं कांग्रेस को, तो वो हिल तो रहे हैं। ठीक है, ये शो कर रहा है कि अब डोमिनेंस का दौर जाने वाला है, बट वो जाता नहीं है। इंदिरा गांधी काफ़ी अच्छे तरीके से उसको होल्ड करती है, एंड बाद में उन्हीं की कुछ खराब पॉलिसीज़ की वजह से कांग्रेस का दौर ख़त्म होता हुआ दिखता है हमें। ठीक है, तो भारतीय जनसंघ की बात हम कर चुके हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा। आरएसएस का जिक्र यहाँ पर देखने को मिला है, महासभा इसके अंदर ही था, यहाँ पर शामिल था ये। ठीक है, आरएसएस वर्कर थे ये शुरुआत से, दीनदयाल साहब, तो इनका जिक्र देखने को मिल रहा है हमें। 1968 के अंदर इनकी डेथ हुई थी। ये पहले महासचिव बने और अध्यक्ष बने बाद में भारतीय जनसंघ के। ठीक है, स्वतंत्र पार्टी का जिक्र आएगा। अब स्वतंत्र पार्टी, ओके, स्वतंत्र पार्टी का जिक्र नहीं है, मैं फिर बता दूं। यहाँ पर स्वतंत्र पार्टी 1959 में बनाई थी सी राजागोपालाचारी ने। ठीक है, संस्थापक थे। एंड पंडित नेहरू से पहले वो वहाँ पर उत्तराधिकारी हुआ करते थे महात्मा गांधी की लेगेसी का। ठीक है, उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी थे, मगर उन्हें कुछ मतभेद हुए गांधी जी से श्री राजागोपालाचारी के, तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बना दिया पंडित नेहरू को। इस तरीके से उनके हाथ में सत्ता आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्वतंत्र पार्टी का थोड़ा जिक्र कर ले। स्वतंत्र पार्टी ये बनी थी भाई 1959 के अंदर। ठीक है, ये पहले कांग्रेस में हुआ करते थे ये, और भारत सी राजागोपालाचारी। ठीक है, आप इनका नाम याद रखेंगे। एंड एक इनसे जुड़ी बात मैं आपको बता दूं, गोपालाचारी, पेन से नियर माउस से लिख रहा हूँ तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये पहले गवर्नर जनरल थे भारत के। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे डोमिनियन स्टेटस था, हमारा खुद का रिपब्लिक बना नहीं था, हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था, तो हम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उससे अपनी सरकार चला रहे थे। कुछ प्रोविजंस हमने अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिए थे। तो पहले गवर्नर जनरल थे भारत के
फर्स्ट इंडियन जो थे वो थे सी राजगोपालाचारी, ठीक है। 1948 से लेके 1950 तक ये इस पद पर रहे। और जो भारत रत्न की हम बात करते हैं, ठीक है, भारत रत्न, उससे सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति भी सी राजगोपालाचारी थे, फर्स्ट इंडियन, ठीक है। इनके अलावा भी और लोग थे, तो उसमें से अगर हम फर्स्ट की बात करें तो सी राजगोपालाचारी थे और ये मद्रास के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ठीक है, मद्रास के मुख्यमंत्री थे। और ये यूएसए को सपोर्ट करते थे। ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में इनका बिलीव नहीं था। ये कहते थे अरे भाई यूएसए ज़्यादा स्ट्रांग है तो उसका साथ दो, उसको ज्वाइन करो वहाँ पर, ठीक है। तो इनकी जो पार्टी थी वो बड़े उद्योगपति, कैपिटलिस्ट विचारधारा, जाहिर सी बात है यूएसए को सपोर्ट कर रहे हैं तो कैपिटलिस्ट जो लोग हुआ करते थे, बिजनेसमैन थे, ज़मींदार थे, प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, तो वो इनके सपोर्टर थे, ठीक है। इनको ज्वाइन करने वाले के.एम. मुंशी, एन.जी. रंगा, मीनू मसानी, ये काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट लीडर हुआ करते थे स्वतंत्र पार्टी के। एक नियो डेमोक्रेटिक वहाँ पर फेज शुरू होता है 1987 टू 1991। एंड यहाँ पर इकोनॉमी ऑफ परमानेंस की बात करते हैं, ठीक है। एक ये बुक है जे.सी. कुमारप्पा की, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, इसका जिक्र इसके अंदर आएगा, शायद आया भी हो, हमने ध्यान ना दिया हो कि उस तरफ कुछ था नहीं। वैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में हम बात कर सकें, लीडर ऑफ हिंदू महासभा, फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ, इनके बारे में मैंने बता दिया है। और ये भी जो नेहरू साहब की पहली कैबिनेट थी उसके अंदर एक मिनिस्टर हुआ करते थे। 1950 में इन्होंने अपने डिफरेंसेस पाकिस्तान के साथ रिलेशन को लेके, ठीक है, इन्होंने वहाँ पर उससे इस्तीफा दे दिया था। और इन्होंने जो ऑटोनॉमी की बात थी जम्मू एंड कश्मीर की, बोला कि ऑटोनॉमी मत दो, अपना पूरा पार्ट है वो, तो कैसे ऑटोनॉमी, हम अपने किसी और राज्य को थोड़ी दे रहे हैं, तो उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, बाकी और राज्यों जैसा करना चाहिए। एंड ये यहाँ पर उस चीज़ को अपोज करते हैं जो भारत सरकार ने स्पेशल प्रोविजंस बनाई एक तरीके से जम्मू एंड कश्मीर के लिए। तो ये सब है। और कुछ डिलीट हो गया इसमें से, पाथेर पंचाली एक मूवी का जिक्र देखने को मिल रहा है, उससे जगह से हसन मूवी आपको देखने को मिली है यहाँ पर, सत्यजीत रे की थी वैसे पाथेर पंचाली मूवी। तो यही चैप्टर था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और कोई डाउट हो अगेन आप मुझसे पूछ सकते हैं इस वीडियो में कमेंट करके भी एंड क्लास के अंदर भी।